वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए भूगोल के पेपर का सलूशन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम भूगोल पेपर का सलूशन देखेंगे। इसमें देख लीजिए आपका 2021-22 पेपर दोस्तों। इसमें हम भूगोल के एक एक करके सभी प्रश्नों का सलूशन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए विषय भूगोल 2021-22 अर्धवार्षिक परीक्षा। यहाँ पे आपको निर्देश भी दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम निर्देश को पढ़ लीजिए और यहाँ पे देखिए आपका जो पूर्णांक है यह 70 नंबर का दोस्तों पूर्णांक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या होता है, जिससे हमें भूगोल के देश विदेश के बारे में या किसी राज्य के किसी नए जगह के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों देखिए यात्रियों का जो विवरण है दोस्तों, इसी से हमको भूगोल के बारे में पता चलता है। जैसे कि यात्रियों की वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो यात्रियों के विवरण से एक भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। तो यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, इससे पता चलता है। उसके बाद दूसरा है प्राचीन मानचित्र। तो मानचित्रों से भी हमको भौगोलिक सूचना का पता चलता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ग वाला है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो चट्टानी पदार्थों के नमूने से हमें भौगोलिक सूचना नहीं मिलता दोस्तों। इससे हमें कहीं पर भी खनिज और संसाधन का पता चलता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे आपको ग वाला चट्टान से चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अफ्रीका है, उसके बाद एशिया है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर उत्तरी अमेरिका है। तो विश्व में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी जनसंख्या दिया है, जितना भी देश दिया है, इन सभी में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि एशिया में है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख एशिया सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका तीसरा प्रश्न आता है, आगे वाले पेज में, चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व किस में सर्वाधिक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद केरल या फिर पंजाब। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो आपका उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। उसका चौथा आपका है, मानव विकास सूचकांक में भारत में से किस राज्य की स्त्री साक्षरता निम्नतम है। दोस्तों किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको जम्मू कश्मीर दिया है, झारखंड दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है और बिहार दिया है। दोस्तों यहाँ पे झारखंड का स्त्री साक्षरता सबसे कम है, तो आपका ख वाला सही हो जाएगा, झारखंड। और दोस्तों यदि पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, तो हो जाएगा आपका केरल दोस्तों। वहाँ पे केरल सही रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, और यहाँ पे देखिए दिया है जैव संसाधन या चक्रीय संसाधन। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मृदा, जल, वायु, खनिज, ये सब खनिज नहीं दोस्तों, खनिज जैव संसाधन में आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैव संसाधन क्या होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि जंगल हो गया हमारे, और सब प्रकार के फ्लोरा फौना जो हो गए दोस्तों हमारे जैव संसाधन में आते हैं। और हमारा जो जीवाश्म हो गया दोस्तों, वह भी जैव संसाधन में आता है, क्योंकि वह जीवों के अवशेष से ही मिलकर बना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका लास्ट वाला है चक्रीय संसाधन। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चक्रीय संसाधन। तो चक्रीय मतलब होता है ऐसे ऐसा कोई भी संसाधन जो एक चक्र के रूप में आता जाता रहे। जैसे कि पानी जमीन पे आता है बारिश के रूप में, फिर यहाँ से भाप बन के बादल में जाता है, तो बादल में फिर संघनित होकर के फिर पानी बन के आता है, फिर यहाँ से भाप बन के जाता है। तो इस प्रकार से चक्र के रूप में चलता है। इसीलिए जल जो है दोस्तों एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है, तो यहाँ घ वाला सही हो जाएगा। उसका दोस्तों रिक्त स्थान भरिए। दूसरा आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए आपका दिया है बेंदा डैश 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 के अबजमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता था। तो मध्य भारत के क्षेत्रों में रहता था बेदा। उसके बाद दूसरा आपका जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म डैश 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 है। तो दोस्तों जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म में मृत्यु है, तो यहाँ पे देखिए मृत्यु भरा जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा आता है मानव विकास प्रतिवेदन निकालने का कार्य डैश 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 ने किया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मानव विकास प्रतिवेदन निकालने का जो कार्य था मानव विकास का, वह डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था दोस्तों। यहाँ पे महबूब उल हक सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है फूलों की कृषि डैश 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 कहलाती है दोस्तों। तो फूलों की जो कृषि है दोस्तों वह ट्रक पार्किंग कहलाती है। तो ट्रक पार्किंग को हम फूलों की कृषि कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए आपका पांचवा डिगबोई डैश 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 नगर है। तो दोस्तों डिगबोई एक खनन नगर है दोस्तों यहाँ पे, तो आपका खनन नगर सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखिए
डिगबोई यहाँ तक हो गया था। देखिए डिगबोई हमारा हो गया दोस्तों। खनन नगर अब आता है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे देखिए आपको इधर दिया है मानव समाज एवं प्रकृति की अन्योन्य क्रिया। यहाँ पे दिया हुआ स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक में प्रथम स्थान। दूसरे इधर देख लीजिए यहाँ पे दिया इधर। अब चलिए इनको हम मिला लेते हैं। दोस्तों आपका पहला जो है मानव समाज एवं प्रकृति की अन्योन्य क्रिया। दोस्तों मानव समाज और प्रकृति की जो अन्योन्य क्रिया होती है वह पर्यावरणीय होती है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पहले पर्यावरणीय दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद दूसरा आपका आता है वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं। दोस्तों जहाँ लोग गमन करते हैं तो गंतव्य कहते हैं, गंतव्य स्थान की हमको वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे गंतव्य स्थान कहते हैं। उसके बाद तीसरा है जन्म दर और मृत्यु दर समान होना। दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर समान होना मतलब क्या होता है, स्थिर जनसंख्या। जनसंख्या स्थिर होगी यानी कि जितने लोग जन्म रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, तो यानी कि जनसंख्या क्या है, स्थिर है दोस्तों। उसके बाद देखिए सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक में प्रथम स्थान दोस्तों, प्रथम स्थान नॉर्वे का है, तो यहाँ पे आपका बी वाले पे चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका आता है कार्यशील जनसंख्या। दोस्तों कार्यशील जनसंख्या जो होती है वह 15 से 59 आयु वर्ग के लोग होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एलन सैंपल और रैट जेल ने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को दिया था, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा रुको और जाओ निश्चयवाद को एलन सैंपल और रैट जेल ने दिया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका आता है विश्व की प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1.1% से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरा हो जाएगा कि विश्व की जनसंख्या प्रति वर्ष 1.1% की दर से बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा आता है अप्रवास किसे कहते हैं। अप्रवास और दोस्तों आप्रवास दो चीज़ होता है। अप्रवास मतलब होता है एक देश से यानी अपने देश से, यहाँ पे मान लीजिए अपना देश है जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे दूसरा देश है, तो ये अपने देश से जब कोई व्यक्ति गमन करता है, प्रस्थान करके दूसरे देश में जाता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं। और दोस्तों अप्रवास क्या होता है, मतलब आना, तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए अप्रवास किसे कहते हैं, तो यानी कि जब कोई देश अपने देश से दूसरे देश में जाता है। उसके बाद आपका चौथा आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, जब एक देश से दूसरे देश में कोई भी लोग, जैसे कि कोई भी पाकिस्तान का हो या नेपाल का हो, भूटान का हो, इंडिया का हो, वहाँ से निकल के वो वहाँ पे चला जाता है श्रीलंका में, जापान में, अमेरिका में। तो यानी जब एक देश से दूसरे देश में हम जनसंख्या को प्रवास करते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। उसके बाद आपका तीसरा आता है, यहाँ पे देखिए पांचवा आता है गुच्छित बस्तियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो गुच्छित बस्तियाँ मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका पांचवा है मानव भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों भौतिक भूगोल, आप यार मानव भूगोल लिखेंगे परिभाषा में कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन है। यानी कि इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये आप किस प्रकार से मानव भूगोल की परिभाषा लिख सकते हैं। उसका देखिए अमूलवादी रेडिकल विचारधारा क्या थी। तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे कि अमूलवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करता है, यानी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर अमूलवादी धारा बनी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अमूलवादी विचारधारा का संबंध निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता से होता है। यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार से निर्धनता को और सामाजिक असमानता को दूर करें। तो इस प्रकार से आप अमूलवादी विचारधारा को लिख सकते हैं। अथवा आपको दिया दोस्तों व्यवहारवादी विचारधारा क्या है। तो दोस्तों व्यवहारवादी विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव, धर्म एवं जाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा को लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका सातवां है प्रवास के किन्हीं दो प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। दोस्तों देखिए प्रवास के दो कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष एक अपकर्ष। अपकर्ष ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को प्रवास के लिए आकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो उनको फोर्स करते हैं किसी दूसरे देश में पलायन करने के लिए। दोस्तों प्रतिकर्ष कारक क्या हो सकते हैं, यानी ऐसे कारक हो सकते हैं जो हमें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करें। तो हो सकता है वो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधा की कमी और राजनीतिक
वहाँ पे हलचल हो ज़्यादा। तो ये दो प्रतिकर्ष कारक आप देख सकते हैं कि शिक्षा की कमी और रोजगार की कमी और सुरक्षा की कमी, ये क्या होते हैं, प्रतिकर्ष कारक होते हैं। तो यानी कि दूसरे अपने देश के हिसाब से दूसरे देश में जब अपकर्ष कारक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अथवा करके देखिए अपकर्ष भी दे दिया है। तो अपकर्ष कारक क्या होते हैं, ऐसे जो कारक हो जो अपनी तरफ आकर्षित करते हो, यानी कि बेहतर रोजगार, जहाँ पे बेहतर रोजगार होता है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा आकर्षित होती है। तो बेहतर रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छी शिक्षा, तो यहाँ पे ये तीन आपको लिख सकते हैं अपकर्ष कारक में। उसके बाद आपका 8वां आता है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या की वे सभी विशेषताएं जिनकी सहायता से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर किया जाता है, जैसे कि लिंगानुपात, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, निवास स्थान, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, ये सभी जो होते हैं दोस्तों जनसंख्या संगठक के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या की वे सभी विशेषताएं जिनकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर किया जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लिंगानुपात, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, निवास स्थान, साक्षरता या व्यावसायिक संरचना। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए अथवा करके प्रश्न पूछा है लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है। तो लिंग अनुपात क्या है या कैसे नापा जाता है, दोस्तों किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। इसकी गणना करते हैं दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन भारत में किस प्रकार से गणना होती है यह जान लीजिए। तो दोस्तों भारत में क्या होती है, जो गणना होती है वह इस प्रकार से होती है कि महिलाओं की संख्या लिखेंगे ऊपर, महिलाओं की संख्या, उसके बाद बटे में लिखेंगे पुरुषों की संख्या और गुणे करेंगे दोस्तों 1000 से। तो यहाँ पे निकल के आता है आपका भारत में लिंगा अनुपात। तो यहाँ पे देखिए लिंग अनुपात को कैसे निकाला जाता है, तो महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, यानी कि इसको इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका 8वां भी प्रश्न हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए इस वीडियो में इतना ही। यदि दोस्तों आपको पूरे आगे प्रश्नों का सलूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन सभी का सलूशन मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको सीखने को मिला दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।